मॉर्निंग क्लास। आरएलसी सर्किट हम डिस्कस कर चुके हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, कुछ क्वेश्चंस की जो कि फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। एसी सर्किट जो एसी चैप्टर है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, वहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे उसकी हम बात करें। कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी हैं, एक इजी लेवल से हमने करना स्टार्ट किया है और अब थोड़ा धीरे धीरे हम अपग्रेड होते जाएंगे और धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे आप। 200 ओम रेजिस्टर and 1 Henry inductor is connected in series with the AC source AC सोर्स जो आपको यहाँ पे दिया गया, इट इज ऑफ EMF 10√2 sin 200t। वोल्ट। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट। क्लियर है? तो यहां पे हमें जो डेटा पहले गिवन है उसे मैं लिख देता हूं। आपको यहां दिया गया एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू दी गई है 200 ओम। सेकंड जो हमें यहां पे गिवन इट इज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी। सोर्स जो आपको दिया गया है E की वैल्यू, ये हमारे पास में 10√2 sin 200t। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास में वो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके उसे लिख सकता हूं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपके पास होती है किसी AC सोर्स की, इट इज गिवन बाय E0 sin ओमेगा t। सो यहां पे देखें E0 कितना होगा, E0 विल बी इक्वल्स टू 10√2 और ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा है हमारे पास में 200। क्लियर है? नाउ रेजिस्टेंस हमें दिया गया है R इज इक्वल्स टू 200, ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। कैलकुलेट आप यहां पे कर रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। तो फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला दिया जाता है 10 phi, इट इज गिवन बाय x अपॉन r, वेयर x इज द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस की बात अगर मैं करूं, यहां पे इम्पिडेंस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेसिकली रिएक्टेंस होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर केवल इंडक्टर ही कनेक्टेड है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए इम्पिडेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू सेम निकल कर आएगी। तो यहां पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओमेगा l होता है। ओमेगा जो आपको दिया गया इट इज 200 और L आपको दिया गया है 1, दैट इज XL इज इक्वल्स टू 200 ओम। तो इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम 10 phi की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे 10 phi निकालने के लिए। दिस इज x अपॉन r, दैट मीन्स 200 अपॉन 200। सो 10 phi इज इक्वल्स टू 1, phi इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1, दैट इज 45। तो फेज डिफरेंस जो निकल के आया इट इज π/4। क्लियर है? नोट करें इसे। उसके बाद में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग है और आपको उससे काफ़ी कुछ हिंट मिलेगा एसी के बारे में और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, सर्किट एलिमेंट्स, चाहे वो रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर या जो भी हमने अभी तक एलिमेंट काम में लिए हैं,
उनके बारे में हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में एसी सर्किट का बिहेवियर किस तरीके का होता है। किसी भी एसी सर्किट की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल, करंट, ये सभी जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरीके से चेंज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन सबसे पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन आप लिखें, अ रेजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरेड। microfarad is connected in series with 220 volt 50 hertz supply. Is connected in series with an AC source of 200 volt. Is it 200? No, it is 220 and 50 hertz supply. Calculate current in the circuit. क्या क्या हमें निकालना है उसके लिए पहले हम बात कर लें what we have to calculate. First आपको कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट। देन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। across resistor and capacitor। देन एक छोटा सा यहाँ पे कमेंट आपको करना है जहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा विच इज कमेंट अबाउट इज द एल्जेब्रिक सम अक्रॉस वोल्टेज इज मोर देन सोर्स वोल्टेज। is the algebraic sum voltage across elements is greater than the source voltage y। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने फॉर्म किया है। अब इसके लिए हम डिफरेंट क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है करंट की। तो सबसे पहले जो हम करते हैं किसी भी क्वेश्चन में वो आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्वांटिटीज हमें क्या क्या है। तो जो चीजें आपको यहाँ पर दी गई है पहले हम उसे एक बार देख लें। तो R आपको गिवन है 200 ओम। देन उसके बाद में कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 15 × 10⁻⁶ फैरेड। ओके। सप्लाई के लिए आपको 220 वोल्ट यानी कि V की जो RMS वैल्यू दी गई इट इज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 हर्ट्ज। तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं 2πf विच विल बी 100 पाई। ये तो वो क्वांटिटीज हुई जो हमें दी गई थी। अब सबसे पहले हमें जैसा कि करंट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखें करंट। तो करंट इज इक्वल्स टू होता है E/Z। E है यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल और Z यहाँ पर है टोटल इम्पिडेंस। टोटल इम्पिडेंस निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, Z की, विच इज द टोटल इम्पिडेंस। Z इज इक्वल्स टू होता है, हमें याद है, √R² + X²। X होता है यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। रिएक्टेंस की अगर हम बात करें तो जनरली रिएक्टेंस का फॉर्मूला XL - XC, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो इंडक्टर यहाँ पर है ही नहीं, इंडक्टर इज एब्सेंट हियर। सो केवल यहाँ पे क्या है,
केवल कैपेसिटर है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें निकालना होगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास में 100 पाई और C की वैल्यू है हमारे पास में 15 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। X की जो वैल्यू आपके पास आती है कैलकुलेट करने के बाद में, आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 212 वोल्ट, दैट इज 212 वोल्ट ओम, सॉरी दिस विल बी 212 ओम। रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है, वैल्यू आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 191.5 ओम। जो Z इंपिडेंस हमने निकाला है, इसकी वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करते हैं फिर से Z के लिए, तो यू विल गेट Z इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 200 प्लस स्क्वायर ऑफ 212, तो यू विल गेट 291.5 ऑलमोस्ट, दिस इज द वैल्यू यू विल गेट। ये Z की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। Z कैलकुलेट होने के बाद मैं करंट में कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए Z की इस इक्वेशन में, तो यू विल गेट I इज इक्वल्स टू, E हमें दिया गया है 220 विच इज द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एंड Z आपने निकाला है 291.5 तो I यानी कि करंट के लिए जो वैल्यू हमें मिलती है वो होगी ऑलमोस्ट 0.755 एम्पियर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान सा तरीका है, सबसे पहले आप इंपीडेंस निकालिए। पोटेंशियल आपको ऑलमोस्ट दिया हुआ होगा हर क्वेश्चन में। पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी जो मैक्सिमम केसेस में आपको गिवन होती है, तो आपके पास जो मेन टास्क होता है इट इज हाउ टू कैलकुलेट Z, दैट इज इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ पे हमने आसानी से इंपीडेंस कैलकुलेट किया। नेक्स्ट उसके बाद में बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो अब उसकी तरफ हम चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। इसे हम निकाल सकते हैं I इंटू R से। करंट की जो वैल्यू थी इट वॉज 0.755, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 200, ये वैल्यू आएगी 151 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हमने निकाला, इट इज 151 वोल्ट। देन उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लें, इट विल बी IXC। सीरीज में करंट सेम जाएगा, तो करंट की वैल्यू 0.755 होगी, और इसके लिए जो हमने रिएक्टेंस निकाला था, नॉट इम्पिडेंस, रिएक्टेंस जो हमने निकाला था इट वाज 212 वोल्ट। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 160 वोल्ट। कैलकुलेशन आप कीजिएगा। नाउ अब यहां पे दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं, दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। ये जो चीज तीसरी हमसे पूछी गई थी, जो ये पूछा गया था कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज यहां पे कितना है पहले उसकी बात करें एक बार। ये आपको दिया गया है 220 वोल्ट, और अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो दिस वैल्यू विल बी 113, दैट इज 311 वोल्ट। हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जितना सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है आपके पास में 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का, जबकि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो आया है अक्रॉस ईच ऑफ द एलिमेंट्स को आपने ऐड किया, ईच ऑफ द एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है उसको जब आप ऐड करते हैं तो यू आर गेटिंग समथिंग 311। सो हाउ इट इज पॉसिबल? टोटल आपके पास 220 था और टोटल ड्रॉप आपके पास निकल के आया 311। ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज
करंट की जब हम बात करते हैं, करंट और पोटेंशियल को आपस में कंबाइंड लेके चलते हैं, तो रेजिस्टर के केस में वहां पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है करंट और पोटेंशियल के बीच में। जबकि जब मैं बात करता हूं कैपेसिटर की, तो वहां पर एक π/2 का फेज डिफरेंस जनरेट होता है। इसीलिए हमने जब थ्योरी को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो टोटल पोटेंशियल होगा, दिस रिलेशन विल बी लाइक दिस। क्लियर है? तो स्क्वायर, ये जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है वो यहां पर अप्लाई होगा। रीजन बीइंग 90 डिग्री का वहां पे फेज डिफरेंस आएगा। तो वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले में जब हम cos 90 पुट करते हैं तो cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 बन जाती है। अब जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो आप VR की वैल्यू रखिएगा 151 का स्क्वायर बनेगा, VC की वैल्यू रखिएगा 160 का स्क्वायर बनेगा, और उसको जब आप ऐड करते हैं तो यू विल गेट एग्जैक्ट स्क्वायर ऑफ द 220 वोल्ट विच विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट में हमने डिस्कस किया है, आसान सी चीज़ है लेकिन अक्सर हम मिस कर जाते हैं इसे, और यही एक चीज़ है जो कि AC में कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या दिक्कत आई। नोट करें इसे। उसके बाद में कुछ ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर की भी स्टडी हमने की है, ट्रांसफार्मर क्या था। एक बार ट्रांसफार्मर को हम फटाफट से अगर रिकॉल करें तो ट्रांसफार्मर वाज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है वो ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप, स्टेप डाउन, दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर थे। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से डील करेंगे। क्वेश्चंस पे आएंगे हम डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर। आयरन कोर्ड ट्रांसफार्मर अज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट efficient. The ratio of secondary to primary turns is 1/20. The ratio of primary to secondary turns is 1/20. A 220 volt AC supply is connected to the primary. A 220 volt AC supply is connected to the primary, and 6 ohm resistor is connected to the secondary coil. What is the current in the primary coil? ये क्वेश्चन हमारे पास पहले जो डेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और डेटा जो हमें दिया गया है उसको हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। एक आयरन कोर ट्रांसफार्मर आपको दिया गया है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, दैट मींस पावर लॉस यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है। The ratio of primary to secondary turns is 120.
ये जो हमें दिया गया है इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो दैट इज NP बाय NS, दैट इज 1/20. A 220 volt AC supply is connected to the primary. ES और EP, ES होता है सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज और EP होता है प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज. ये 220 वोल्ट अप्लाई किया गया है और इसके बाद हमें दिया गया है कि प्राइमरी पर पोटेंशियल हमने लिख दिया है. देन रेजिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड. सेकेंडरी साइड पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 6 ओम के बराबर. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है. तो देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन होता है एक फॉर ट्रांसफॉर्मर, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है जिससे कि लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. दिस इज EP अपॉन ES इज इक्वल्स टू NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू IS अपॉन IP. क्लियर है. नाउ क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई है वो देखें. NP अपॉन NS की वैल्यू हमारे पास में 1/20. ये रेशियो आपको एज इट इज गिवन है. EP यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी हमें दिया गया है 220. तो यहां से मैं सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं किसकी, ES की, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. तो इस रिलेशन को हम काम में ले रहे हैं और यहां से आप देखेंगे तो यू विल गेट ES इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय EP. NS अपॉन NP की वैल्यू कितनी है हमारे पास में उसे देख लें. दिस इज 20/1 और EP हमारे पास में कितना है 220. क्लियर है. नाउ ये बात हुई किसकी, सेकेंडरी के अक्रॉस पोटेंशियल हमने निकाल लिया है. क्लियर है. देन करंट हमें दिया गया है. करंट इसके लिए आप किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं देखें. तो IS करंट इन सेकेंडरी, IS हमारे पास में निकल के आएगा इट इज ES अपॉन RS. रेजिस्टेंस जो दिया गया है इट इज ES की वैल्यू है 220 इंटू 20 डिवाइड बाय 6. नाउ इस रिलेशन को हम काम में लेंगे. तो यहां से आप देख सकते हैं कि NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू IS अपॉन IP है. क्लियर. NP अपॉन NS की वैल्यू है 1/20 इज इक्वल्स टू IS आपके पास आ चुका है 220 इंटू 20 बाय 6 और IP की वैल्यू जो कि आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है. वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट सॉल्यूशन इसका किस तरीके से आएगा देखें. IP will be equals to 220 multiply by 20 divide by 6 into 20. This equation can be solved and जो भी हमारे पास में आंसर आएगा वो की यूनिट के साथ आप उसे लिख सकते हैं. यूनिट विल बी एम्पियर. क्लियर है. तो नोट कर लेंगे इसे. देन उसके बाद में हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. In an ideal transformer, the voltage and current in the primary coil are
the voltage and current, the voltage and current in the primary coil are 200 volt and 2 ampere. If the voltage in the secondary coil is 2000 volt, if the voltage in secondary coil is 2000 volt, find the value of current in the secondary coil. Find the value of current in the secondary coil. फिर से यहाँ वही डेटा जो आपको दिया गया है पहले वो लिख दें. आपको दिया गया है वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल आर 200 वोल्ट एंड 2 एम्पियर. प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज और करंट हमें दिया गया है, दैट मीन्स ईपी आपको दिया गया है 200 वोल्ट और आईपी आपको दिया गया है 2 एम्पियर. सेकेंडरी कॉइल के लिए आपको वोल्टेज दिया गया है, दैट इज वीपी या ईएस लिख दें इसे, सेकेंडरी के लिए है. और आपको कैलकुलेट यहां पे करना है आईएस. रिलेशन फिर से हमारे पास में होता है एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल्स टू ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी. तो यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल और करंट की फॉर्म में ये बात कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स वाली इक्वेशन को हम काम में नहीं लेंगे. और आपको 4 में से यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज में यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ. तो वैल्यूज इस तरीके से आएगी 200 डिवाइड बाय 2000 इज इक्वल्स टू आई एस हमें दिया गया है कितना, ये हमें फाइंड करना है, और आई पी की वैल्यू आपके पास में 2. तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट आई एस विल बी 200 multiply by 2 divide by 2000. It will be 10 times and you will get 0.2 ampere. तो IS will be 0.2 ampere. Clear है? नोट करेंगे इसे. देन उसके बाद में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज पावर. कि पावर इन एलसीआर सर्किट किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है. देखिए पावर क्या होती है. पावर यानी कि किस रेट से एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है सर्किट. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, जैसे कि लॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, या फिर कोई भी छोटे से छोटा एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, डिपेंड करता है. तो जब उसके अंदर करंट आप फ्लो करवाएंगे तो देर आर सर्टेन लॉसेज विच आर गोइंग टू बी हैपन. वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे जो होंगे ही होंगे. अब अच्छी बात यह है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉसेस कम हो, हम चाहते हैं कि लॉसेस कम से कम हो, दैट मीन्स एफिशिएंसी वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए. तो इन सभी चीज़ों को, जो पावर के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा सकता है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं. तो लेट्स से अप्लाइड पोटेंशियल जो है, जैसे कि आप सोर्स बोलते हैं
ये हम दे रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी से, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, दैट इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, आई नॉट है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। नाउ पावर जब दी जाती है तो इट इज गिवन बाय वी आई। इस पर्टिकुलर केस में हम जो देंगे, क्योंकि हम पोटेंशियल की जगह टर्मिनोलॉजी ई काम में ले रहे हैं, तो इट कैन बी गिवन बाय ई आई। तो पावर विल बिकम ई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है? इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम टर्म्स का किस तरीके से कर सकते हैं वो एक बार देख लें। ई नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आप इसे लिख सकते हैं। दिस इज द पावर। अब चूंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमने काम में लिया था, तो ये पावर निकल कर आई है, इंस्टेंटेनियस पावर निकल कर आई है। अगर आपको पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट फॉर अ साइकिल, एक साइकिल के लिए पावर कंज्यूम्ड अगर हमें निकालनी है तो वो किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं उसे देखें। फॉर वन कंप्लीट साइकिल इस तरीके से हम पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। वैल्यू आप यहां पे पुट करें, यहां पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे गिवन टर्म को, तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो यू विल गेट ई नॉट आई नॉट को बाहर लिया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड में से कर देता हूं, तो ऊपर यहां पर आपके लिए बचेगा 2 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to t। लिमिट इसमें सेम चलेगी। नाउ 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है? 2 साइन ए साइन बी इज फॉर्मूला ऑफ कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए कोस बी। इसको मैंने यहां पे लिख दिया है। लिखने का रीजन क्योंकि हमारे पास में इस फॉर्म में जो है इंटीग्रेशन बन चुका है, इस फॉर्म में ये फंक्शन यहां पे बन चुका है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, पी एवरेज की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो व्हाट यू विल गेट, यू आर गोइंग टू गेट 1/2 ई नॉट आई नॉट कोस फाइव। Here E naught is the peak value of voltage, I naught is peak value of current. And cos phi is power factor.
LCR सर्किट के लिए जो कोस फाई दिया जाता है वो किससे दिया जाएगा, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ कोस फाई, तो कोस फाई कैन बी गिवन बाय R अपॉन Z, जो कोस फाई है हमारे पास में पावर फैक्टर, इसकी मैं यहां से अलग से बात करूंगा थोड़ी सी। इट इज गिवन बाय R अपॉन Z, ये कोस फाई है। अब यहां से कुछ चीजें हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखती है, कि अगर मैं बात करता हूं कोस फाई के बारे में, पावर फैक्टर क्या होगा, तो सर्किट्स जो हमने देखे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट है, अब देखिए प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट है तो उसके लिए आप देखें कि Z विल बी गोइंग टू बी R, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए Z किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो कोस फाई की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी मैक्सिमम, R by R, that is 1, cos phi is equals to 1, so phi is equals to 0, यानी कि यहां पर पोटेंशियल और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल और करंट के बीच में जब भी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा यानी कि फाई 0 होगा, और फाई 0 होगा तो कोस फाई, दैट मींस कोस 0 कितना होगा, मैक्सिमम। तो यहां पे पावर की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी मैक्सिमम। ये कितनी आएगी, देखें फॉर्मूला हमारे पास में है हाफ ई नॉट आई नॉट, और कोस फाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 1। इसको अब आप फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें ई नॉट बाय रूट 2 एंड आई नॉट बाय रूट 2, और ई नॉट बाय रूट 2 होता है ERMS और आई नॉट बाय रूट 2 होता है IRMS। तो पावर इज ERMS मल्टीप्लाई बाय IRMS। दिस इज फॉर द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसी तरीके से दूसरा केस भी हम देख सकते हैं। प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर, तो रेजिस्टेंस विल बी 0। तो कोस फाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कोस फाई विल बी R बाय Z, दैट मीन्स 0 बाय Z, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0। तो कोस फाई अगर 0 आता है यानी कि फाई की वैल्यू होगी 90, और फाई 90 होगा तो यहां पे पावर हमेशा 0 के बराबर निकल कर आएगी। नोट करेंगे सर।